साम्राज्य और राज्य, हर्षवर्धन तथा हर्ष चरित्र। जिस तरह देखो अभी हमने गुप्त वंश भाग 1 में क्या पढ़ा, गुप्त वंश के बारे में पढ़ा, गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है। किससे? अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है। उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है, जैसे कि हर्षवर्धन और हर्षचरित। क्या है? हर्षवर्धन है और इसकी एक पुस्तक का नाम है क्या? हर्ष चरित्र। तो जीवनी से पता चलता है। ये क्या? हर्षवर्धन की जीवनी है। क्या है? इसके जीवन के बारे में लिखा हुआ है, हर्षवर्धन के जीवन के बारे में। और ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल, कितने साल? 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट। इनके दरबार में रहते थे कौन? बाणभट्ट। और ये संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी है, संस्कृत में लिखी है इन्होंने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है। किसमें? संस्कृत में जीवनी। कौन सी? हर्ष चरित्र। ये क्या है? जीवनी। किसने लिखी? बाणभट्ट ने। किसकी है? हर्षवर्धन की। हर्ष चरित्र। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा हर्ष के दरबार में जितने भी कुछ हुआ सबका क्या किया? इन्होंने वर्णन किया। समझ पाए बात को कि हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन सब कुछ लिख डाला। और उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत क्या किया? विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के बारे में सबसे बड़े बेटे नहीं थे। देखो, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेश्वर के राजा बने। कहां के? देखो, इनके पिता की और भाई की मृत्यु होगी तो कहां के राजा बने? ये थानेश्वर। हर्षवर्धन थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। हर्षवर्धन के बहनोई। कौन? बहनोई। हर्षवर्धन के जीजा कौन हो गए? जीजा। कहां के शासक थे ये थे कन्नौज के। कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासकों ने इन्हें मार डाला, बंगाल के शासकों ने इन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। बंगाल के शासकों ने इनकी क्या कर दी? इनको मार डाला। तब हर्ष ने क्या किया? कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। भाई, इनको जो बहनोई थे, जीजा थे, उनको मारा किसने? बंगाल ने। बंगाल के शासकों ने इसको मार दिया। तब हर्षवर्धन ने क्या किया? इसको तो अपने अधीन कर लिया, कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर कर दिया आक्रमण। बंगाल पर क्या कर दिया? हर्षवर्धन ने आक्रमण कर दिया और मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों में नहीं मिली थी। जितनी सफलता इसे जो है इसमें मिली थी, अन्य किसी जगह में नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया, भाई हर्षवर्धन ने क्या नर्मदा नदी को पार किया तो दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। किसने रोक दिया? पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें रोक दिया। अब ये पुलकेशिन द्वितीय आ गया। कौन आ गया? पुलकेशिन द्वितीय। तो हमने पल्लव शासक, चालुक्य शासक, पुलकेशिन द्वितीय। कौन? पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति मिली। क्या मिली? प्रशस्ति मिली। जैसे उसकी प्रशस्ति मिली, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशस्ति मिली, और ऐसे ही प्रशस्तियां मिली हैं। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। दक्षिण भारत के, देखो इसने जब आगे बढ़ने, नर्मदा नदी पार करने का सोचा, तब चालुक्यों ने क्या किया? इन्होंने इनको रोक लिया, यहीं जाने नहीं दिया आगे। तो पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन
द्वितीय। इस काल के पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। किसकी राजधानी थी? पल्लवों की। इधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर लिख दिया, ठीक है ना। किसकी थी ये? पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। और इसके आसपास का क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी तक, डेल्टा तक फैला हुआ था। कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। चालुक्य की राजधानी थी ऐहोल। इसकी राजधानी चालुक्य की मैं यहां लिख देता हूं, ये लीजिए। चालुक्य की राजधानी थी, चालुक्य की राजधानी क्या थी मालूम है किसी को? ऐहोल। ये किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी थी। और यह बहुत बड़ा क्या था? व्यापारिक केंद्र था। क्या था? व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया। व्यापारिक केंद्र से धीरे धीरे धार्मिक केंद्र बन गया। यहाँ पर कई मंदिर थे। और पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर क्या करते थे? अतिक्रमण करते थे, तोड़फोड़ करते थे, ठीक है ना। क्या करते थे? एक दूसरे की जगहों पर तोड़फोड़ करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। ये पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि, क्या नाम है उनका? रविकृति। क्या नाम है कवि का? रविकृति। रविकृति द्वारा रचित है, प्रशस्ति से पता चलता है, ठीक है ना। इनके द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें पूर्वजों, खास तौर पर पिछले 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। खास तौर पर पिछले 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। किससे मिला था? अपने चाचा से यह राज्य मिला। और इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी रोका था। हर्षवर्धन जब इधर आ रहा था उसको भी रोका था। और हर्ष का अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद, हर्ष, आनंद। और आनंद कब मिलता है? पढ़ने में आनंद मिलता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। देखो हर्ष ने कितना बड़ा सब किया, लेकिन चालुक्यों ने इधर से रोक लिया। तो जब ये हर्ष का कहना ये अब जब हर्ष हार गया, जाने नहीं दिया क्योंकि आगे हार गया, तो उसके बाद पराजय के बाद हर्ष अब जो है हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी क्या किया? आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। उसको भाग के कांचीपुरम के पास, ये राजधानी थी ना कांचीपुरम पल्लवों की, इसके पास शरण लेनी पड़ी। और चालुक्यों की क्या हुई? विजय अल्पकालीन थी, थोड़े समय के लिए थी। चालुक्यों की जो जीत हुई वो थोड़े समय के लिए जीत हुई। लड़ाई से दोनों वंश क्या हो गए? दुर्बल हो गए, आपस में लड़ने लग गए। तो दोनों ही वंश क्या हो गए? दुर्बल हो गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूटों और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनको किसने समाप्त किया? राष्ट्रकूटों। राष्ट्रकूटों और चोल वंशों ने। चोल वंशों ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? तो पहले के राजा की तरह इन राजाओं के लिए भी क्या है? भूमि कर महत्वपूर्ण बने। भूमि से क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई होते थे गांव। प्रशासन की प्राथमिक इकाई कौन से होते थे? गांव। गांव क्या है? प्रशासन की प्राथमिक इकाई। और राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का क्या किया? समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक बन गए। अनुवांशिक का मतलब अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। भाई बेटे अपने पिताजी किसी पद पर है, ठीक, फिर उसके बाद उनका बेटा उस पद पर आ जाएगा, फिर उनका बेटा उस पद पर आ जाएगा, तो उसे बोलते हैं अनुवांशिक बने रहना।
और कवि हरिसेन अपने पिता की तरह ही महादंड नायक थे। कवि हरिसेन के बारे में बात करी ना, तो वो क्या थे? महादंड नायक, अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। और कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर जो है कार्य करता था। जैसे आज भी देखते हैं ना, एक मंत्री के पास कई विभाग होते हैं, तो उस समय भी क्या है, कभी कभी एक ही पद पर कई सारे, एक ही व्यक्ति होता था लेकिन कई पद का भार उस पर होता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य भी थे। क्या थे? कुमार मात्य भी, अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था ना, कवि और मंत्री दोनों थे, महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। युद्ध और शांति का एक विभाग होगा, उसका भी मंत्री था। संभवतः वह एक स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत क्या था? बोलबाला था। क्या था? बोलबाला। इसमें नगर श्रेष्ठी थे, नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी। सार्थवाह था, सार्थवाह यानी व्यापार के काफिले का नेता, व्यापार के काफिले का नेता। और प्रथम कुलिक, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कार्य स्थानों को, यानी क्या कार्य स्थान, क्या लिपिकों का प्रधान, लिपि लिखा करते थे ना, तो उनका प्रधान। जैसे कई लोग थे, इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो गए कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे, अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक प्रकार की नई सेना। देखो ये सब पद थे, अब पद मिलते 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 जैसे हो गए तो बहुत शक्तिशाली हो गए, शक्तिशाली हो गए तो इन्होंने क्या कर लिया कि हम ही राजा बनेंगे, अब खुद आक्रमण करने लग गए। ठीक, तो एक नए प्रकार की सेना, जब वो नई चीज जो है ना, नए प्रकार की सेना थी। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह ही जो है क्या है, सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। वे इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे, एक्स्ट्रा चीजें सहायता दिया करते थे। इनमें सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में उन्हें कुछ भूमि दान दे दिया, भूमि दे दी, और कुछ जो है क्या करते थे, फिर वो दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। और साथ ही वे इनमें युद्ध करने के लिए क्या करते थे, हथियार जुटाते थे। युद्ध करने के लिए तो हथियार चाहिए नहीं चाहिए, युद्ध करने के लिए हथियार जुटाते थे। और इस तरह के व्यक्तियों को कहा जाता था सामंत। क्या कहा जाता था? सामंत। देखो एक तो ये सेना अलग हो गई, ठीक है ना, अब ये इनमें बड़े बड़े पद मिले तो कुछ व्यक्ति जो है क्या हो गए, ज्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है ना, ज्यादा पावरफुल हो गए तो वो अपनी सेना रखने लग गए, अपनी अलग से सेना रखने लग गए। लेकिन जरूरत पड़ने पर राजा को क्या है, वो सपोर्ट देते थे। बदले में जो है राजा उनको कोई पैसा नहीं देता था, वो क्या करता था, जमीन दे देता था दान में, कि लो भाई तुमने हमारी सपोर्ट की युद्ध में हमारे साथ, ठीक है ना, ये जमीन ले लो। तो उस जमीन पे वो क्या करता था, उस जमीन पे किसी को दे दिया, टैक्स वसूलने का काम कर लिया भाई, ठीक है ना, टैक्स लेता था उस जमीन का, क्योंकि उसका मालिक वो हो गया। और उन्हीं व्यक्तियों को क्या कहते थे, सामंत कहते थे। क्या बोलते थे? सामंत। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। जहां भी देखा ना गाड़ी डगमगा रही है, वहीं जाके आक्रमण कर दिया, वहीं क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। दक्षिण के राज्यों में सभाएं देखो होती थी, दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों ने अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की है। क्या की है? स्थानीय सभाओं की चर्चा की है। इसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया सभा। क्या कहा गया? जिसे कहा गया सभा। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़कों का निर्माण, स्थानीय मंदिर की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। क्या? उर एक ग्राम सभा थी। क्या? उर क्या? व्यापारियों के एक क्या था, संगठन
का नाम था। किसका नाम था ये नगरम? ये क्या है? यह है एक संगठन। नगरम क्या है? एक ये संगठन है। और इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का क्या था? नियंत्रण था। क्या था? नियंत्रण था। और इसमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। शताब्दियों तक, कई शताब्दियों तक क्या करती रही? काम करती रही। उस जमाने में आम लोग, जन साधारण के जीवन में थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों से मिलती है। किससे? नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से भी मिलती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात कर ले तो अभी हमने बात करी थी कवि कालिदास। कालिदास, कवि कालिदास। कौन से कवि? कालिदास। कालिदास, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध है ये? नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण। राज दरबार के जीवन का क्या करते थे? क्या करते थे? चित्रण किया करते थे। क्या किया करते थे? चित्रण किया करते थे। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। राजा और ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा। और बौद्ध बौद्ध बुद्ध ने भी किसमें दी अपने शिक्षा? प्राकृत भाषा में। और प्राकृत भाषा को सबसे पहले 1937 में जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने पढ़ा था। ठीक है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा था? अभिज्ञान शाकुंतलम। सबसे प्रसिद्ध क्या है ये नाटक? नाटक। इसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की जो है एक युवती का जो है क्या प्रेम कहानी है। इसमें क्या है? इसमें प्रेम कहानी, एक लव स्टोरी है। और इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। क्या 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 बात की गई है? एक नाटक में जो, इस नाटक में एक गरीब मछुआरा है और उसके साथ राज कर्मचारी, जो राजा के कर्मचारी हैं, उन्होंने क्या कर रखा है? दुर्व्यवहार कर रखा है। इसमें जो बात कही गई है। और एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। कहानी देखो क्या है? एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। मछुआरे को एक कीमती अंगूठी, बहुत कीमती थी वो। किसकी थी? बहुत कीमती थी। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। किसको भेंट की थी? राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। उसकी अंगूठी राजा, भाई इसमें जो कहानी है क्या है? राजा और रानी की कहानी है। किसकी? एक तो मछुआरा है और कौन है? राजा रानी है। ठीक है ना। अब राजा की जो है ना, राजा ने क्या किया? शकुंतला को एक भेंट की अंगूठी और वो दुर्घटनावश मछली ने निगल ली। अब जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा, मछुआरे को मिल गई ये अंगूठी, तो द्वारपाल ने उसे चोरी का आरोप लगा दिया और मुख्य पुलिस अधिकारी बहुत बुरी तरह से पेश आया उससे। नाम, झूठा नाम लगा दिया भाई उसका। ठीक। और राजा उस अंगूठी को लेकर बहुत खुश हुआ और उसने क्या किया? मछुआरे को इनाम दिया। मछुआरे को क्या दिया? इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ कहां चले गए? शराब खाने चले गए। कहां चले गए? शराब खाने, शराब की दुकान पर चले गए। तीर्थयात्री की बात की थी हमने। कौन था तीर्थयात्री? फायान। फायान का ध्यान जब उन लोगों की दुर्गति पर पड़ा था। देखो जब फायान आया था ना, तो उसने जहां जहां यात्रा की उसने सबका विवरण किया। तो उसका ध्यान किन किन लोगों की दुर्गति पर पड़ता है कि इतने गरीब लोग भी मछुआरे के साथ देखो क्या हो रहा है। ठीक है ना। जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते हैं, उन क्या मानते हैं? अछूत मानते हैं। कौन? ऊंचे और शक्तिशाली लोग, ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं ना, वो किसी को क्या मानते हैं? अछूत मानते हैं। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता है। नहीं रहना पड़ता था, देखो शहर के बाहर रहना पड़ता था और गलत गलत वो छोटे मोटे वैसे काम, बहुत अभद्रता उड़ती। वे लिखते हैं अगर इन लोगों को जो है शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को जो है ना आगाह करने के लिए लकड़ी से एक टुकड़े पर जो है ना चोट मार जाती थी। जैसे होता ना, जब भी ये अगर ये लोग मार्केट में आते थे ना, तो एक व्यक्ति आगे चलता था आगाह करने के लिए, दूर हो जाए हम आ रहे हैं, दूर हो जाए हम आ रहे हैं, ऐसे करते थे। ठीक है ना। क्योंकि छुआछूत बहुत बुरी
चीज थी ना उस समय पे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकला राजा की सेना के साथ, ठीक है ना, बड़ा सजीव चित्रण किया उसने, तो बहुत अच्छा प्यारा चित्रण किया, देखना। ठीक है, तो क्या है देखो, राजा की सेना, राजा की आएगी बारात, कल आई ना, राजा की सेना। तो राजा की बड़ी मात्रा में साजे बाजे के साथ जो यात्रा करते, राजा क्या होता है ना, देखो राजा बहुत रथ लेके, कई बहुत लंबी लंबी लाइन होती है रथों की, गाड़ियों की, और उस पे जो है ना खाने पीने का सब होता है, उसमें हथियार के अतिरिक्त रोजमर्रा के प्रयोग में लाने वाले जो है ना, आने वाले चीजें, जैसे बर्तन हो गए, ठीक है ना, असाब हो गया, सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती है। तो राजा क्या है ना, पूरा अपना तान टंडीरा बांध के चलते हैं साथ में, क्योंकि कभी यात्रा पे जाते हैं ना, तो सारा तान टंडीरा बांध के चलते हैं, खाने पीने का सब, दासियां और लेखक और ये सब सब, और तब लेखक इतने सारे लोग जाएंगे तो उनको भी तो खाने पीने के लिए चाहिए, तो वो अपनी व्यवस्था भी करके चलते हैं। ये सारी चीजें जो है क्या, ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों पर या हाथियों पर ढोने ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, ठीक है ना। तो राजा जो चलते थे, बड़े बड़े हाथी लेकर, ऊंट लेकर, उनपे सामान लदा होता था, खाने पीने का ये सब, तब चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव को उनका क्या करना पड़ता था, सत्कार। जैसे अब चलते चलते कोई गांव बीच में पड़ गया, तो उस गांव का काम क्या था कि राजा का क्या करे, आओ भगत करे, ठीक है ना, उसको खाने पीने का सारा ये सब, वे दही गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे, जानवरों का चारा भी देते थे, क्योंकि जानवर साथ में चल, हाथी चल रहा है, अब हाथी को खाने को चाहिए, घोड़ों को खाने को चाहिए, ऊंट को पानी पीने के लिए चाहिए, घास खाने के लिए चाहिए, तो वो गांव वाले क्या किया करते थे, उनकी सहायता भी किया करते थे। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी, क्योंकि जैसे ही उस गांव से निकली ना, ये जैसे ही भाई एक रात रुकी इस गांव में, अब वो सारा लाए, गाय का, हाथियों के लिए, घोड़ों के लिए, ऊंटों के लिए सारी व्यवस्था करी, पूरे खाने की व्यवस्था करी, सब करी, ठीक है ना। लेकिन जब ये इस गांव से जाते थे, तो विध्वंस की निशानी छोड़ जाते थे। क्यों? अक्सर गांव वाले झोपड़ियां हाथी कुचल देते थे। अब हाथी मेरा साथी नहीं, अब हाथी को थोड़ी मालूम है, तो हाथी अपने जो बहुत सारी झोपड़ियां क्या होती थी, टूट जाती थी, नहीं, हाथी कुचल डालते थे। और व्यापारियों के काफिले में जो है, काफिले जुते हुए जो बैल होते थे, इस हलचल भरे माहौल से जो डरकर भाग जाते थे। कितना हलचल नहीं होगी, हाथी आ गया, ऊंट भी आ रहे हैं, तो हलचल हो जाती, तो क्या करते थे, बैल उनके हलचल देखकर भाग जाते थे। और बाणभट्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाणभट्ट, बड़े प्यार से लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। जब ये लोग निकलते थे ना, राजा लोग निकलते थे उस गांव से, तो पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या हो गया, डूब गया है। जय हिंद, जय भारत। अगले दिन जो मिलते हैं कल हम नए चैप्टर के साथ।